Hi everyone, welcome to Synopsis IS. I am Deepika Chadda and today we are doing the last lecture from my side of ethics series, that is GS4, and we'll be covering up the part 4th, that is the final part of probity and governance. But before that, let's have a look at the website and some special courses. So we have Hindu and Indian Express in 5 minutes. We have 2020 and 50-50 series, which is very important for your prelims examination. Then we have PT 360 degree course, which is covering up the current affairs for the whole year. Also, we have some special courses like prelims classroom course, GS mains classroom course, essay and test series. So these are the foundational courses. You can just visit the details for these courses on the website and register if you wish to. And specifically for GS4, you can click over here for the details and register if you like the course. So start करते हैं आज का lecture, but before that I should tell you that in my section this is the last lecture. We have covered up all the static portion except moral thinkers. So moral thinkers आपको कोई और faculty पढ़ाएंगे और मे बी कृष्णा सर पढ़ाएंगे. Then उसके अलावा हमारी दो चीज़ें बच जाती हैं, that is applied portion, जो कुछ questions हमारे current affairs से आ जाते हैं ethics के पेपर में, ठीक है. सो वो GS मेंस क्लासरूम कोर्स में एंड इनफैक्ट इसमें भी एथिक्स क्लासरूम कोर्स में कवर हो जाएंगे. दो स्पेशल लेक्चर्स विल बी टेकन अप बाय सम अदर फैकल्टी एंड द केस स्टडीज आर ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड. सो वो भी आपके स्पेशल लेक्चर्स लिए जाएंगे. बट स्टैटिक पोर्शन आज हम कंप्लीट करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. सो गाइज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के 3 पार्ट्स, ठीक है. सो दिस इज़ योर 4th एंड द फाइनल पार्ट. एंड पिछले लेक्चर में हमने वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स ये सब डिस्कस किया था एंड प्रॉपर्टी का मीनिंग एंड ये सब की क्यों इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी एंड ऑल दैट. आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स बेसिकली सबसे ज़्यादा जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे मॉनेटरी गेन की बात होती है कि कोई भी जो पब्लिक का पैसा है वो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है. करप्शन नहीं होना चाहिए और आपको किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में उसी तरीके से एक्ट करना है जैसे आप अदरवाइज एक्ट करते हो, ठीक है. आपको अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है. तो देखते हैं कि पब्लिक फंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका कैसे आपको यूटिलाइजेशन करना है. तो बेसिकली वो ये बोलते हैं कि जब हम दूसरी कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं इंडिया का, ठीक है, तो जो इंडिया की स्पेंडिंग है, पब्लिक स्पेंडिंग और सोशल सेक्टर कौन से होते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, जिससे हमारा बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं. इन सेक्टर्स में बहुत कम परसेंटेज ऑफ GDP हम स्पेंड करते हैं. लाइक इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक US, UK एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड और भी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, इवन जापान, चाइना, ठीक है, सबसे हम बहुत लोअर लेवल पे हैं. इंडिया की स्पेंडिंग सिर्फ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 7% या फिर उससे भी कम, ठीक है. 7% ऑफ GDP ऑन द सोशल सेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल सेक्टर अगर आपका अच्छा होता है तो आपकी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट अच्छी होती है, ठीक है. और उस पर हम इतना कम स्पेंड कर रहे हैं. सो दैट्स अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस. इंडिया को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो. हमारी ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम है. अब जब हम पब्लिक फ़ंड की बात कर रहे हैं तो पब्लिक फ़ंड एक्चुअली में होता क्या है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है. सो एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं. ये हमने बहुत डिटेल में पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बेसिक डिटेल्स आप वहाँ जाके देख सकते हैं. CFI होता है जिसमें सारे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड मेनली सारे टैक्सेज एंड ये सब चीज़ें जाते हैं, ठीक है. देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है जो एक सेपरेटली फंड मेंटेन किया जाता है और इसका जो मेन हैंडलिंग होती है वो प्रेजिडेंट या उनके किसी एजेंट के थ्रू की जाती है, ठीक है. देन एक होता है पब्लिक अकाउंट जिसमें बाकी सारी चीज़ें डाली जाती है जैसे पेंशन फंड्स वगैरह. सो ये 3 अकाउंट्स मिल के पब्लिक फंड क्रिएट करते हैं, यानी कि जनता का पैसा, जो भी पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं चाहे टैक्सेस के थ्रू या अदर फीस एंड ये सब चीज़ें, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है. सो अब देखते हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है. सो जब हम फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट मीन्स कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का क्या एक अप्रोप्रिएट तरीका है उनको यूटिलाइज करने का या उनको मैनेज करने का, ठीक है. एंड स्पेशली जब हम पब्लिक सर्वेंट्स या सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पब्लिक के पैसे को, ठीक है, या फिर जो भी पैसा आपके अंडर है, जो भी मनी एस्पेक्ट्स आपके अंडर हैं, आप उसको उसी तरीके से मैनेज करो, उसी तरीके से उसके लिए विजिलेंट रहो, यानी कि उसका ध्यान रखो जिस तरीके से आप अपना पैसा का ध्यान रखते हो, ठीक है. अगर आपके घर में 10 लाख रुपीज़ पड़ते हैं
पढ़े हैं, ठीक है। सो आप उसका किस तरीके से ध्यान रखोगे, सिमिलर तरीके से आपको 100 करोड़ या 1000 करोड़ जितना भी गवर्नमेंट का पैसा आपके अंडर में है, उसी तरीके से उसके लिए आपको विजिलेंट रहना है, ठीक है। दिस इज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कीपिंग अ विजिलेंस और कीपिंग एन आई ओवर पब्लिक फंड्स, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्ट करना है। जो भी एक्सपेंडिचर है वो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कोई भी ओकेजन है, ठीक है, मान लो आपको कोई इवेंट कराना है, कोई कॉन्फ्रेंस कराना है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट का कोई भी काम कराना है, ठीक है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, सो जितना पैसा उसमें लगना चाहिए उतना ही आप लगाओ। इट शुड नॉट बी मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी को ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं सैंक्शन करना चाहिए जो उनके अपने एडवांटेज के लिए हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है तो उस एक्सपेंडिचर को आप साइन कर दो कि ठीक है आप ये पैसा लगा दो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, या फिर इवन 1 लाख का, ठीक है। ऐसा कोई भी पब्लिक फंड मिसयूज़ नहीं होना चाहिए आपके पर्सनल एडवांटेज के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप फाइनेंशियल चीज़ों के साथ डील करते हो। देन पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। डेफिनेटली आपको अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, unless provided by a court of law or is required in pursuance of recognized policy। यानी कि पर्सनल बेनिफिट आपका उसी पॉलिसी के अंडर अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, आप कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर ऐसा लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर लॉ की कोई जजमेंट आई है कोर्ट की और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, देन उसमें आपका पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व है तो अलग बात है। बट अदरवाइज पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको कभी भी पब्लिक मनी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये एक सही तरीका होता है फिनेंसेस को मैनेज करने का, यानी कि आप उसी तरीके से उसका ध्यान रखो जैसे अपने पैसे का ध्यान रखोगे, कहीं भी मिसयूज़ मत करो एंड कोई भी पैसा जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ मत करो। अब बात करते हैं बजट की। जब भी हम पैसे की बात करेंगे सबसे पहले बजट हमारे ध्यान में आता है, बिकॉज यही हमारा लैक्स ऑफ करोड़ का बजट होता है, ठीक है, जिस पे गवर्नमेंट टिकी होती है। तो बजट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंसेस या एनुअल रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये हमें पता है, ठीक है, पढ़ते हैं हम पॉलिटी में एंड इकोनॉमी में भी, मेनली इकोनॉमी में, कि जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जहाँ जहाँ से उनके इनकम सोर्सेज है और जो जो उन्होंने एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, वो सब एक बजट प्रिपेयर करते हैं। हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है एंड उसके थ्रू वो बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, या फिर हमने पहले क्या किया है। एक तरीके से गवर्नमेंट का प्लान शो करता है ये, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कि इनकी क्या पॉलिसीज़ होने वाली हैं और पिछली पॉलिसीज़ में कितना कितना खर्च हो चुका है, ठीक है, और करंट ऑनगोइंग ईयर में कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो रहते हैं उनके क्या रैमिफिकेशंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, क्या उनके इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं फॉर द एंटायर नेशनल इकोनॉमी, उन प्रोग्राम्स के बारे में ये जो बजट है वो डिस्कस करता है, ठीक है। एक तरीके से ये टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को कि हाउ वी आर स्पेंडिंग द पब्लिक मनी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है पार्लियामेंट्री कंट्रोल की, यानी कि एक पार्लियामेंट का एक टूल है ये बजट, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कंट्रोल रख सकता है। मतलब वो ही बताते हैं कि यहाँ पैसा खर्च होना चाहिए, इस मनी के इस पॉलिसी के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए या इस डिपार्टमेंट के लिए हमने इतना पैसा सैंक्शन किया है। उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से पैसा खर्च नहीं कर सकती, पार्लियामेंट जैसे कहेगी वैसे ही पैसे जो है वो खर्च किए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ऑल्सो ये क्या इंश्योर करता है बजट, फाइनेंशियल एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन से होते हैं, जिसमें सारे एमपीज आ जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो सारे एमएलए आ जाते हैं जो लोग लॉ बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मेनली जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक लेजिस्लेचर के अंदर जो छोटा ग्रुप होता है, ठीक है, जो हम कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। सो दीज पीपल what they are doing with the public money, they are accountable to the legislature, ठीक है। जो लेजिस्लेचर साइन करेगा उसी के हिसाब से उनको पैसा खर्च करना है, तो उनकी फाइनेंशियल और लीगल अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस तरीके से मेंटेन रहती है। अब नया टर्म क्या है हमारे पास, ऑडिट, ठीक है, ऑडिटिंग। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है ब्रीफ में, आगे देखते हैं। सो ऑडिटिंग बेसिकली हम इंस्पेक्शन को या एग्जामिनेशन को बोलते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या मिनिस्ट्रीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो लोग जो रिकॉर्ड्स, डेटा, बुक्स ये सब मेंटेन कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन जब किया जाता है उसको ऑडिट बोलते हैं, ठीक है, कि सही तरीके से उन्होंने पैसा खर्च किया है या नहीं किया है, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं, इसमें रिपोर्ट्स वगैरह को वेरीफाई किया जाता है, फैक्ट्स चेक किए जाते हैं, ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स है वो सही से अप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है, टैक्सेस वगैरह कैसे इम्प्लीमेंट हुए हैं, कितना कलेक्शन हुआ है,
कितना होना चाहिए था, एंड उसका क्या क्या आउटकम रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो ऑडिटिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन ऑडिटिंग फॉर्म KPMG। ठीक है, सो आई नो कि ये कैसे किया जाता है। बेसिकली बड़े बड़े क्लाइंट्स का हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है कि कौन सी उनकी बैंक ट्रांजेक्शन्स रही हैं, क्या उनका टर्नओवर रहा है। सो वी हैव टू चेक वेदर एवरीथिंग इज डन इन अ लीगल वे और नॉट। ठीक है, हर चीज़ में प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं या नहीं फॉलो किए गए हैं। सो दिस इज व्हाट इज ऑडिटिंग। गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि इट इज़ डन बाय इंडिपेंडेंट ऑफिसर ऑब्वियसली। ठीक है, अथॉरिटेटिव कंट्री में या फिर जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक रेजीम्स होते हैं वहाँ तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कैसे चेक हो भी रहा है कुछ या नहीं हो रहा है। बट अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे ये ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट से, या फिर आप कह सकते हो उसका कोई पर्सनल बायस नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि तभी तो वो आपकी गलती निकाल पाएगा। अगर उसका कुछ पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व है तो वो सब चीज़ों को ओके कर देगा। ठीक है, टेस्टेड ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट होता है वो, एंड वो अपनी ड्यूटी जो है वो लेजिस्लेचर के बिहाव पे परफॉर्म करता है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या करती हैं? बेसिकली ये भी एक तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल की जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है। ठीक है, कि हाउ एवरीथिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी सारी पॉलिसीज़ को, सारी प्रोग्राम्स को एक तरीके से स्क्रूटिनाइज करते हैं। ठीक है, दे एक्सरसाइज देयर ओन कंट्रोल एंड उनके हिसाब से चीज़ें चलती है। बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं। ठीक है, अश्योरेंस कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड बहुत सारी। ठीक है, सो वो सब चेक करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है, वो डिटेल चेक करती हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स जो भी हमारे इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, वो एक सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब्सटैंशियल कंट्रोल उसमें रखती हैं ये वाली कमिटीज़। अश्योरेंस कमेटी वो होती है जो मिनिस्टर्स वगैरह अपना भाई प्रोमिस कर देते हैं कि अश्योरेंसेस दे देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो कितना वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपना बोला हुआ और कितना नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को चेक कौन करता है? अश्योरेंस कमेटी की। ठीक है, मतलब ऐसे फेक नहीं कि किसी ने कुछ भी प्रॉमिस कर दिया और बोल दिया तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है चेक की जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, दैट इज़ करप्शन। सबको जानना होता है करप्शन क्या होता है, तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरीके से इसको देखा जाता है एथिकल पर्सपेक्टिव में, वो देखते हैं। ठीक है, अब इस इमेज से समझ में आ रहा है कि क्या करप्शन होती है। पीछे मतलब बैक चैनल से बेसिकली पैसे वैसे दे दिए जाते हैं काम निकालने के लिए, कोई किसी के पीछे से बैक स्टैप कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन करप्शन। होता क्या है? डेलिब्रेट एंड इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जान के की जाती है ये सब चीज़ें, और मेनली इसमें मनी इन्वॉल्व होती है और पावर। ठीक है, इंटेंशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वंस पोजीशन। जिस आप पोजीशन पे हो, मान लो आज आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल को आप IAS बन जाओ या IPS बन जाओ, तो आपके पास एक पावर आ जाएगी, एक पोजीशन आ जाएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक सम डिसीजंस जो बाकी लोगों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस जगह पे आप अपनी पावर को मिसयूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वेयर यू कैन डू द करप्शन। ठीक है, अब चाहे वो डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, मटेरियल गेन्स के लिए करो, या फिर अपनी पावर बढ़ाने के लिए करो, या अपने फेम के लिए करो, प्रेस्टीज के लिए। ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड व्हाट इज लेजिटिमेट, यानी कि कोई भी लॉ के बियॉन्ड कोई चीज़ जा रही है। ठीक है, मतलब एज एन लेजिटिमेट नहीं है वो चीज़, बट फिर भी आप कर रहे हो। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को अगर आप इनमें से कोई भी फ़ायदा आप करना चाहते हो अपने लिए, चाहे आपको पावर चाहिए या पैसा चाहिए, तो आप करप्शन में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, आप अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हो। सो एक्सटॉर्शनरी एक्ट वो क्या होता है? मतलब कि ज़बरदस्ती की वसूली। ठीक है, आप पैसा निकलवा रहे हो बस कहीं कैसे भी निकले, कोअर्सिव मीन्स यूज करके। यू आर मिसयूजिंग योर पोजीशन, यू आर मिसयूजिंग योर पावर, एंड यू आर जस्ट डूइंग एन एक्सटॉर्शनरी एक्ट। ठीक है, सो इट इज़ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल रहा है जो कि लीगल नहीं है। ठीक है, मान लो आपने कहीं पे किसी को रोक लिया एंड यू टेकन लैक्स ऑफ रुपीज़ फॉर नथिंग। ठीक है, मतलब वो आपके नहीं थे बट आपने ले लिया जस्ट बिकॉज सामने वाले का काम ना रुके और उसको पैसे देने पड़े। ठीक है, सो वो आपका बेसिक सैलरी नहीं है, वो आपका लीगल रेम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन आपने ले लिया, दैट इज़ योर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ये होता है करप्शन। ठीक है, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, सबने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ करप्शन हम पढ़ते हैं।
टाइप ऑफ करप्शन जो है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है कोअर्सिव करप्शन और एक होता है कोल्यूसिव करप्शन, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? यस, सो कोअर्सिव करप्शन कौन सी होती है? जिसमें बेसिकली एक कह लो बंदा ए है ये, ठीक है, पर्सन ए है, एंड इसको अपना काम कराना है ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी से। कोई भी मान लो, कोई भी बंदा है, चाहे वो बैंक का ऑफिसर है या पोस्ट ऑफिस में है या और भी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में है, ठीक है, या तहसीलदार टाइप लोग हैं या पुलिस है, ठीक है। सो ये सब स्टेट के लिए काम करते हैं। अब इसको अपना काम निकलवाना है। अब एक तरीके से ये सारी सर्विसेज के लिए ए जो है वो एंटाइटल्ड है, ठीक है, यानी कि इसका राइट है कि इसको ये सब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ एनी प्रॉब्लम मिले। लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी में क्या होता है, ए का काम नहीं होता है और ए जो है अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है। फिर ए को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, ए को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तब जाके ए की फाइल जो है वो साइन होती है। एंड इसी को हम कोअर्सिव करप्शन बोलते हैं। बेसिकली आपको ब्राइब पे करनी पड़ती है टू गेट योर सर्विस डन, अदरवाइज जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हो, जो आपका अधिकार है, बट आपको वैसे नहीं मिल रही है वो सर्विस, डिले करवाते हैं, बिना मतलब का हरासमेंट होता है, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि काम होगा भाई ये नहीं होगा, और टाइम पे नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आप चक्कर पे चक्कर, जैसे केसेस, सबसे बड़ा एग्जांपल ये रहता है कि मतलब अगर जो फैमिलियल केसेस रहते हैं एंड किसी भी तरीके के लॉ सूट्स में अगर आप पड़ जाओ एंड इफ़ यू आर नॉट वेल ऑफ, अगर आप पैसे नहीं दे पाते हो तो मोर और लेस आपका केस कभी सॉल्व नहीं होता है टाइम पे, और आपको बहुत सारे चक्कर और बहुत ईयर्स एंड ईयर्स हो जाते हैं एंड यू रीच नो सोल्यूशन, ठीक है। पैसा लग जाता है, टाइम लग जाता है, बट आपको अल्टीमेट कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस तरीके से गवर्नमेंट के काम निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप चले जाओ, वहाँ पे भी आपका काम जल्दी से नहीं किया जाता है, ठीक है। यू हैव टू स्टे इन बिग लाइन्स, क्यूज़ में रहना पड़ता है, एंड देन फिर भी आपको अटेंशन नहीं मिलती है, वहाँ पे केयर नहीं मिलती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच अ पर्सन फेसेस इन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। सो यहाँ पे ब्राइबरी यूज़ होती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्टेट कंट्रोल, यानी कि जितना ज़्यादा स्टेट का रोल आता जाएगा, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट आपकी हर सर्विस में इन्वॉल्व होती जाएगी और गवर्नमेंट अपना पावर कंसंट्रेशन करती जाएगी, उतना ज़्यादा आपको पैसा दे के काम कराना पड़ेगा, ब्राइबरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो है कोअर्सिव करप्शन इंक्रीज होता जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ करप्शन क्या होता है, कोल्यूसिव करप्शन। अब कोल्यूसिव मतलब कि इसमें दो लोग आपस में वो कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर एक तरीके से आपसी सहमति से करप्शन करते हैं कि ठीक है आपका ये बेनिफिट है, मेरा ये बेनिफिट है, सोसाइटी जाए भाड़ में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सोसाइटी पे अपना बेनिफिट देखते हैं, ठीक है। जो ब्राइब गिवर है, जो बंदा पैसा दे रहा है, उसको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो पब्लिक सर्वेंट पैसा ले रहा है उसको भी कहीं ना कहीं उसके वेस्टेड इंटरेस्ट मीट हो रहे हैं, एंड बीच में जो पब्लिक है, जो जनता है, वो हंसती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोल्यूसिव। कोल्यूसिव से पता चल रहा है कि दो लोग आपस में मिलकर कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली दोनों लोग का फ़ायदा हो रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो इसमें रहता है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें तो कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, ठीक है। अब जिस बंदे को चाहिए, वो जो बिडर है वो ज़्यादा कुछ इलीगल ग्रेटिफिकेशन देगा, और जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जो फ़ायदा होगा वो उसी बिडर को दे देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में नेक्सस बन गया। अब बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट गलत बंदे के पास चला गया, और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, या पब्लिक को नुकसान हो रहा है, या ट्राइबल्स को नुकसान हो रहा है, किसी भी टाइप का पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है, उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों का मकसद पर्पस सर्व हो रहा है। अब दोनों गवर्नमेंट के साइड से भी और बिडर के ब्राइबर के साइड से भी दोनों खुश हैं, ये हैप्पी है, ठीक है। और जो सोसाइटी है वो दुखी है। सो ये होता है कोल्यूसिव करप्शन, ठीक है। अब इसका क्या रहता है सिस्टम, इट इंक्रीजेज विथ रिडक्शन इन स्टेट कंट्रोल, मतलब कि स्टेट ने अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं कम कर दिया है, और लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादा कंट्रोल आ गया, ठीक है। अब मान लो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो अपने तरीके से एक्ट करेगा, और ड्राइवर है वो पब्लिक सर्वेंट को खुश करेगा, ठीक है। इसमें स्टेट कंट्रोल कम हो जाता है और इस टाइप का करप्शन बढ़ता है, ठीक है। और यही लाइन हम फिर से बोल देते हैं कि इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे जैसे स्टेट कंट्रोल कम होगा तो ऊपर वाला यानी कि कोअर्सिव करप्शन जो है वो कम होता जाएगा, और अगर और ये वाला कोल्यूसिव करप्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है।
करप्शन एंड एथिक्स। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि एथिक्स से क्या लेना देना है करप्शन का। ऑब्वियसली लेना देना तो है ही। जब लोग अपना एथिकल वैल्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं, मॉरली करप्ट हो जाते हैं, तभी इस तरीके के एक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलता है? नॉर्मेटिव एथिक्स होता है बेसिकली जो नॉर्म्स के बेसिस पे चलता है, जो ये डिसाइड करता है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं, वेदर समथिंग इज़ गुड और नॉट, इज़ इट राइट टू किल समबडी और नॉट। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कौन से होते हैं? जो बोलता है कि हाउ राइट इट इज़ टू डू समथिंग और हाउ रॉन्ग इट इज़ टू किल समबडी। ठीक है, सो नॉर्मेटिव एथिक्स में कुछ थ्योरीज होती है, वर्च्यू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, डिओन्टोलॉजी, ये सब चीज़ें। ठीक है, वैल्यू एथिक्स। तो उसमें देखते हैं कि क्या बात करते हैं। अब वर्च्यू एथिक्स बोलता है कि करप्शन ब्रीच इन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से अराइज होती है। मतलब कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है वो कांत का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि आपके लिए जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, उन पे आपको हमेशा स्टिक करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। कम व्हाट में, यू विल नॉट लीव योर एथिकल पाथ। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। अगर आप उसको ब्रीच कर देते हो, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू भी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आपके करप्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एंड यू अग्री फॉर डूइंग करप्शन। ठीक है, आपके वैल्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं एंड वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। देयर यू आर मोस्ट वल्नरेबल फॉर करप्शन। ठीक है, नथिंग मच कैन बी डन इफ यू कैन नॉट रिस्टोर योर वैल्यूज। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन एज पर वर्च्यू एथिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें मॉरल थिंकर्स के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। सो प्लीज़ स्टे अश्योर्ड अबाउट दैट थिंग। डिओन्टोलॉजी, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, वर्च्यू एथिक्स, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलता है? ये होता है ड्यूटी स्पेसिफिक। ठीक है, कि आप अपना काम करो और चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो वो बोलते हैं करप्शन इन्वॉल्व्स डिसेप्शन एंड अंडरमाइंस द रैशनल मॉरल कैपेसिटी। बेसिकली आप करप्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप लोगों को मतलब व्हेन करप्शन इज डन, जब आप लोगों को डिसीव करते हो, जब अपनी मॉरल कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हो, जब आप रीज़न से नहीं एक्ट करते हो एंड यू जस्ट एक्ट फॉर योर ओन गेन। ठीक है, सो ये होता है डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से करप्शन का मीनिंग। कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स क्या बोलते हैं? करप्शन सही है, बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर आपका काम निकल रहा है सो डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। अगर आपका जो फाइनल आउटकम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज़ गुड। ठीक है, अब चाहे वो सोसाइटी के लिए या आपके लिए, तो आपने कोई भी मीन्स फॉलो करे हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो कि दिस एक्ट्स एज अ ग्रीजिंग द व्हील्स। ठीक है, कि मतलब जैसे होता है ना कि व्हील्स पे ग्रीजिंग करनी ज़रूरी होती है तभी वो काम करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को काम करने के लिए करप्शन ज़रूरी है, ब्राइबरी ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। सो सबका अपना अपना कहना है, बाकी सही क्या चीज़ है नहीं है वो आप खुद डिसाइड करोगे अपने एथिक्स के हिसाब से। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या करता है? वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो वैसे तो डिसेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा डेविएशन ज़रूर कर लेता है, और कुछ प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेविएंट होते हैं। ठीक है, हु टेंड टू दीज परस्यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो पर्सनल गेन्स के लिए ये सब काम कर देते हैं। ठीक है, उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। सो उसमें उस कंडीशन में जो है वो करप्शन हो जाता है। ठीक है, सारे लोग नहीं करते करप्शन, बट जो डेविएंट पीपल होते हैं दे बेसिकली गो रॉन्ग। ठीक है, सो ये आदत हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मतलब वन थिंग यू डू एंड देन यू कीप डूइंग दैट, वन टाइम यू डेविएट एंड आपको उस तरीके का वो हो जाता है। ठीक है, लाइक यू विल कीप डूइंग दैट थिंग। सो इफ गुड बिहेवियर इज कंसिस्टेंटली रिवॉर्डेड एंड बैड बिहेवियर इज कंसिस्टेंटली पनिश्ड, मोस्ट पीपल विल फॉलो अ नैरो एंड स्ट्रेट पाथ। ठीक है, यानी कि कंडीशनिंग मतलब होता है कि एक तरीके को, एक चीज़ को प्रमोट करना या फिर डिस्करेज करना। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से। ठीक है, इफ समथिंग इज गुड एंड यू आर अगेन एंड अगेन एनकरेजिंग दैट थिंग कि ठीक है आपने अच्छा काम किया, दिस इज अ गुड हैबिट, दिस इज अ गुड ट्रेड, यू आर डूइंग गुड, कीप इट अप, दिस दैट। ठीक है, सो एक तरीके से दैट पर्सन इज गेटिंग कंडीशनड। ठीक है, कि ये अच्छी चीज़ है और ये हमेशा रिवॉर्ड की जाती है, ये प्रेज की जाती है। ठीक है, एंड उसी तरीके से कोई गलत चीज़ है और उसके बारे में आप हमेशा उस बंदे को क्रिटिसाइज करते हो, उसको पनिश करते हो, सो वो आदत बन जाती है। ठीक है, वो कंडीशनिंग उस हिसाब से हो जाती है कि अगर आप हमेशा अच्छी एक्ट्स को प्रमोट करोगे और बैड हैबिट्स को डिमोट करोगे, तो हर इंसान
एक सही पाथ फॉलो करेगा, एक नैरो स्ट्रेटली डिफाइंड पाथ फॉलो करेगा, दैट पर्सन विल नॉट डेविएट। या फिर नॉट की जगह आप कह सकते हो बहुत मिनिमम चांसेस रहेंगे उसके डेविएट करने के, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एंड ये तो होता आइडियल चीज़ कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ भी चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, ठीक है। एक तो इंसान की अपनी वैल्यूज़ भी ठीक होनी चाहिए और कुछ रोल जो है इंस्टीट्यूशंस भी प्ले करते हैं, ठीक है। सो दोनों एक साथ मिलके अगर सपोर्ट करेंगे देन ओनली जो है हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट करप्शन। देन वी हैव चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है करप्शन से, या फिर करप्शन की वजह से क्या क्या चीज़ें गलत जाती हैं या क्या इश्यूज आते हैं वो देखते हैं। अब एंटी करप्शन ड्राइव्स वगैरह जो है वो हर कंट्री में होती रहती है, ठीक है। हमारी कंट्री में भी हुई थी, सबको पता है, अन्ना हज़ारे मूवमेंट 2011, ठीक है। नोबडी कैन फॉरगेट दैट मूवमेंट। देन इवन और भी इस तरीके की बहुत ज़्यादा ड्राइव्स चलती रहती हैं कभी कभी करप्शन को लेके, ठीक है। रफाइल डील के बारे में। देन वन लेडी वॉज दैट इरोम शर्मिला, मे बी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है। सो ये कंडीशंस चलती रहती हैं। सो ये इसमें क्या होता है कि पॉलिटिशियंस न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। वो इनको अपना वेपन की तरह यूज़ करते हैं कि ठीक है बहुत करप्शन चल रही है और हमें इलेक्ट करो, हम करप्शन दूर कर देंगे। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट भी यही बोलती है, ठीक है, कि कांग्रेस ने बहुत करप्शन करी है, आप हमें इलेक्ट करो, हम करप्शन खत्म कर देंगे। अब मोदी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, वी डोंट नो करप्ट है या नहीं है, बट कांग्रेस ये बोलती है कि दैट दे आर डूइंग करप्शन, हम इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ चलती रहती है, ये एक पॉलिटिकल वेपन की तरह काम करते हैं, ठीक है। एंटी करप्शन ड्राइव्स वगैरह होती रहती हैं और पब्लिक का एक मतलब एक तरीके से ना स्केप्टिसिज्म बना रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, किस पे बिलीव करें किस पे नहीं करें। अब एक तरीके से करप्शन जो है वो इतना घुस चुका है सिस्टम के अंदर, ठीक है, इतना इंटेग्रल पार्ट बन चुका है सिस्टम का कि उसको हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप करप्शन फ्री सोसाइटी को इमेजिन भी कर सको। पीपल थिंक कि करप्शन के बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। उनको लगता है कि भैया पैसा दो काम निकलो, कौन टाइम वेस्ट करेगा। तो ये सिस्टम के अंदर घुस चुका है। अब बिना पैसे के बिना ब्राइबरी के काम होता ही नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है, अब सोसाइटी भी उसी तरीके से सोचने लगी है, ठीक है। मॉरल थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि भैया आपका सोचने का जो मॉरल्स को देखने का जो तरीका है वो ही इतना बदल चुका है। पहले आपके लिए क्या मोरालिटी होती थी, ठीक है, और अब क्या है, दैट हैज़ चेंज। अब आपका थ्रेशोल्ड इतना बढ़ चुका है सोसाइटी का ना, दे ऑल्सो एक्सेप्ट कि ठीक है इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपका टाइम बच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, आप दे दो 10-20 हज़ार कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। जिनके पास बहुत पैसा है वो इसी तरीके से सोचते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, इससे क्या रहता है ना कि जो लोग इस चीज़ से फ़ायदे में रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो बेनिफिशरीज है करप्शन के, स्टेटस को होता है कि जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलने दो, चेंज करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अब वो बेनिफिशरीज जब भी रिफॉर्म की बात आती है ना, सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं कोई रिफॉर्म कोई चेंज नहीं चाहिए। सो दे आर द पीपल हु रेजिस्ट एनी चेंज, ठीक है, दे रेजिस्ट एनी रिफॉर्म्स। उनको लगता है कि भाई ये चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई या फिर डिजिटल सिस्टम आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो भाई हमारी तो लग गई, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पैसा बन रहा है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दीज काइंड ऑफ पीपल यूजुअली ट्राई टू स्टॉप द रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म लाने नहीं देते हैं सिस्टम में। और क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल जहाँ पे उनको ट्रेनिंग में और उनकी ठीक है उनकी स्किल अपग्रेडेशन में और हर चीज़ में जहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, और उनको लीडरशिप रोल्स देने चाहिए, वहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। अंडर इन्वेस्ट, ओवर इन्वेस्ट कहाँ कर देते हैं कि भैया रोड्स के लिए पैसा दे दो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे जहाँ जिसकी नीड नहीं है, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बन नहीं रहा, और अदरवाइज पैसा लेते रहते हैं गवर्नमेंट से कि ठीक है यहाँ पे ये बनना है वो बनना है, आप पैसा ला दो, ठीक है। सो बेसिकली गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। फिर क्या करता है, इट डिस्करेज FDI एंड कैपिटल फ्लोज। मतलब ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि भाई बाहर से लोग आके पैसा लगाएं, ठीक है, या कोई और अपनी इक्विटी डाले, क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। जो लोग अपना पैसा लगाएंगे उनको सारी डिटेल चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, और ट्रांसपेरेंसी आ गई तो इनका काम निकलेगा नहीं, ठीक है, तो इनका करप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये लोग ऐसी चीज़ें डिस्करेज करते हैं। और क्या करते हैं, इससे डेफिनेटली जो बंदा करप्शन पे जी रहा है या करप्शन से उनका काम चल रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ होनी नहीं है, उसको काम वाम से कोई मतलब नहीं है। इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज। पॉलिसी भाई इंप्लीमेंट तो बहुत बन तो बहुत जोर शोर से जाती है, पर इंप्लीमेंट करने के टाइम पे बिल्कुल डब्बा गोल हो जाता है, ठीक है, कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाता ढंग से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है MG नरेगा एंड
और भी बहुत सारी पॉलिसीज इस तरीके की, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन भी हम कह सकते हैं एक तरीके से विदाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंट किया गया, एंड और भी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की रहती है उनको बनाया जाता है बट इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें हम जनधन का भी ले सकते हैं, देन स्वच्छ भारत मिशन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि पॉलिसीज आर गुड, ठीक है, दे हैव नोबल ऑब्जेक्टिव्स, बट उनको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा। इससे क्या रहता है कि वो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होने देते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, और ये क्या करते हैं कि वायलेशन ऑफ टैक्स और रेगुलेटरी लॉज वगैरह इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ठीक है, इनको एनकरेज करते हैं कि ठीक है ये सब होना चाहिए, बीच में कट लगा लो कहीं ना कहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको भी वो इसकी मतलब करप्शन की वजह से यही रहता है, ठीक है, कि जिसको पैसा मिलना चाहिए, जो हकदार है चीज़ों का, उसको नहीं मिलता है, द पर्सन हु शुड बी रिवॉर्डेड, उसको कोई पैसा नहीं मिलता है, एंड बाकी लोग जो अपना बीच बीच में कट लगा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो मौज में है, ठीक है। देन करप्ट गवर्नमेंट लैक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब जो करप्ट गवर्नमेंट होती है ना कहीं जनता को पता चल जाता है, ठीक है, सो वो क्या करते हैं, उनका एक तरीके से एक फेथ खत्म हो जाता है, ठीक है, उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डाउन हो जाती है, लोगों को उन पर विश्वास नहीं रहता है, तो वो भी ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा खा रही है तो हम क्यों टैक्सेस भरें, तो दे अवॉइड पेइंग टैक्सेस, ठीक है। फर्म्स जो है वो अपना टैक्स भी अवॉइड करती हैं, वो एज एन टैक्स हेवंस वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, उन कंट्रीज में जाके अपना मेन ऑफिस खोल लेंगे जहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, दे ऑल्सो हाइड फ्रॉम द बर्डन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि कौन इनके सिस्टम में पड़ेगा, ठीक है, तो दे ऑल्सो गो अंडरग्राउंड। तो ये सब सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाती है करप्शन की वजह से। अब इंडिया में क्या लॉज हैं करप्शन को लेके, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो करप्शन के साथ डील करती हैं। एक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डील्स विद ऑल द करप्शन थिंग्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने साइन इसको किया हुआ है, बट अभी तक हमने रैटिफाई नहीं किया है, ठीक है, सो इट हैजंट बीन रैटिफाइड, दिस कन्वेंशन हैजंट बीन रैटिफाइड एंड वी हैव आल्सो रैटिफाइड दिस कन्वेंशन। देन आईपीसी के बारे में सबको पता है, यही सबसे मेन है, जो आईपीसी एंड सीआरपीसी जो सारे क्रिमिनल और करप्शन रिलेटेड चीज़ों से डील करता है, सो 1860, ठीक है, सो दिस इज़ वन लॉ। इसके कुछ सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 169 क्या बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट अगर अनलॉफुली कुछ भी बाय करता है या बिड करता है फॉर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो लॉ के हिसाब से सही नहीं है, वो पनिश किया जाएगा। 409 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट ब्रीच करता है, ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। इसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो आपका लीगल रेम्यूनरेशन है, जितनी सैलरी या इनकम जितना आप डिजर्व करते हो, उसके अलावा अगर कहीं से आपको इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, इलीगल पैसा मिल रहा है, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स की भैया, ठीक है, पैसा कैश में नहीं ले सकते, तो आप हमें ये गाड़ी ला दो, ठीक है, ये मोबाइल दिला दो, ये सब चीज़ें वैल्यूएबल गिफ्ट्स अगर आप ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो एंड ऑल दैट, सो ये सब डेफिनेशन ऑफ करप्शन में आते हैं, ठीक है, सो दिस इज नॉट अलाउड। देन इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट। ये बहुत बड़ा एक एज एन आप कह सकते हो ऑब्स्टिकल है पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश करने का, बिकॉज किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर आपको कुछ केस करना है, कुछ भी करना है, तो आपको प्रायर सैंक्शन लेने की ज़रूरत है, और कई बार ये सैंक्शन मिलता ही नहीं है, और कई बार इस सैंक्शन को लेने में बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, सो इसकी वजह से पब्लिक सर्वेंट अपना सारा जो सबूत है, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके अगेंस्ट काफ़ी इश्यूज भी हुए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि इलीगल प्रॉपर्टीज आपने बाय कर करके छोड़ रखी है, कि हर जगह प्रॉपर्टी अपनी बना रखी है, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आप अपनी वाइफ या फिर अनमैरिड डॉटर के अलावा किसी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है, सो दिस एक्ट प्रोहिबिट्स कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो इन लोगों के अलावा किसी और के भी नाम पे है, वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। द नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 मेन अथॉरिटीज़ होती है, CBC, CBI और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो, सो SAC भी बोलते हैं उसको। ये क्या करते हैं कि जो स्टेट्स वगैरह ये सारा करप्शन के मैटर्स को डील करते हैं, ठीक है। देन स्टेट्स जो हैं वो अपने केसेस को CBI के पास भी ले जा सकते हैं। CBI और SAC भी, यानी कि स्टेट ब्यूरोज जो रहते हैं और CBI रहते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सारे करप्शन रिलेटेड केसेस इस एक्ट के अंडर, ठीक है, एंड ऑल्सो IPC के अंडर। देन CVC इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, कई बार न्यूज़ में रहती है, विजिलेंस कमीशन। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक्ट से बनी हुई है, और ये सारे करप्शन केसेस को सुपरवाइज करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। CBI जो है
ठीक है, ये CBI जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अंडर CVC। अब आप मुझे ये बताओ CBI कौन सी एक्ट से आया है, ठीक है, या रेजोल्यूशन या जिससे भी आया है, और कौन सी एक्ट से इसको पावर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, ऑल्दो एथिक्स से रिलेटेड नहीं है बट ऐसे ही नॉर्मली पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड है। सो बताओ आप मुझे CBI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सी एक्ट से इसको पावर मिलती है। एंड विद दिस वी आर डन विद द करप्शन टॉपिक। लास्ट टाइम क्या है, प्रोसिक्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर प्रायर सैंक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी करप्शन से रिलेटेड केसेस में जो हायर लेवल ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उनके लिए प्रायर सैंक्शन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इन ओवरऑल coverage, ठीक है। So we are done with this topic, and along with this we are done with the static portion of ethics except moral thinkers। So वो आपका लेक्चर अलग से लिया जाएगा, एंड केस स्टडीज़ भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है उसका कोर्स, तो वो भी 10-15 और मे बी 20 केसेस विल बी कवर्ड अप। सो प्लीज़ वॉच दोज लेक्चर्स, एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में अगर कोई इश्यूज़ हो तो प्लीज़ पुट देम इन कॉमेंट बॉक्स। एंड विद दिस वी साइन ऑफ। Thank you for your support throughout the course, and stay safe, stay home. Bye.